हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द मोतिन फार्मेसी। आज हम लोग शुरू करते हैं एक न्यू टॉपिक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हम इसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो आज सिंपल और कंसेप्ट बेस्ड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन commonly called heart attack is a condition in which the blood supply to a part of the heart muscles is suddenly reduced or completely blocked due to lack of oxygen. Heart muscles become damaged or die. मायोकार्डियल इन्फेक्शन का सिंपल भाषा में डिफिनीशन है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक भी कहते हैं और एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड की सप्लाई अचानक से हार्ट के किसी पार्ट में बंद हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई बंद होती है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो हार्ट के मसल्स तक पहुंच नहीं पाता है, जिसके वजह से वो जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज और डाई होने लगती हैं। इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये क्यों होता है, इसका कॉज क्या है, इसको देखते हैं। इटियोलॉजी इसका क्या है। द मेन कॉज एंड रिस्क फैक्टर। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मेन कॉज क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी से CAD भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है। ठीक है, किस वजह से नैरो हो सकती है, हो सकता है वहाँ पे एंथ्रोस्क्लेरोसिस, फैटी डिपोजिशन, प्लेक का फॉर्मेशन इनसाइड द आर्टरी। जो हमारी ये आर्टरी है, समझ लीजिए आर्टरी है, तो इसमें यहाँ पे फैट जम जा रहा है। जब फैट जम जाएगा तो ये रास्ता दिख रहा है पतला सा, इससे प्रॉपर ब्लड हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसको बोलते हैं इस्चेमिक कंडीशन या मायोकार्डियल इस्चीमिया या एंजाइना बोलते हैं। अब यही चल के आगे क्या होता है, जब हमारा आगे कंप्लीट आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जिसे आर्टरी है इसमें प्लेक जम गया है, फैट डिपॉजिट हो गया है। अब यहाँ पे किसी वजह से रैप्चर होने की वजह से या ब्लड क्लॉट बनने की वजह से यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो आगे जा नहीं पाता है, यहीं से बैक फ्लो होने लगता है, आगे नहीं पहुंच पाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे हार्ट के सेल्स हैं, हार्ट सेल्स, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है और इसे ही हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तीसरा क्या है, ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस। जो भी बताएं कि यहाँ ब्लड क्लॉट बीच में बन जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड पास नहीं हो पाता है। ये ब्लड क्लॉट क्या करता है, कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा आगे नहीं पहुंच पाता है और हार्ट के सारे पार्ट्स में सप्लाई ब्लड की नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद चौथा क्या है, स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसमें ये रिस्क बढ़ जाता है। किसी पेशेंट का वेट ज़्यादा है या ओबेसिटी है तो उसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एंजाइना का रिस्क बढ़ जाता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जितना हम पर डे फूड कंज्यूम करते हैं, फास्ट फूड हो गया या अदर स्वीट हो गया, अगर ज़्यादा हम खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी में स्टोर होता रहता है और कुछ टाइम के बाद वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर कोई ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेता है तो इसको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या फैमिली में हिस्ट्री में किसी को हार्ट डिजीज है तो
चांस बढ़ जाता है हार्ट अटैक का, या एज भी मैटर करता है इस केस में। उसके बाद हम इसका देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। द डेवलपमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैन बी अंडरस्टैंड एज ए फॉलो। हम उसको समझते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले जो हमारा आर्टरी है, ये नॉर्मल शेप एंड साइज में है, इसमें एंथ्रोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एंथ्रोस्क्लेरोसिस किसको बोलते हैं? इसमें फैटी प्लेग होना, डेवलप हो जाना कोरोनरी आर्टरी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि 1 मिनट, ये हमारा नॉर्मल आर्टरी है। उसके बाद आगे इसके ये जो हमारा नॉर्मल आर्टरी है, इसमें फैट धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगा। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे या कहीं और पे सेल्स रप्चर हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ और ब्लड क्लॉट मूव करते 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 जाके यहाँ पे रुक गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड क्लॉट इसको आके कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड क्लॉट होने के बाद कोरोनरी आर्टरी बिकम्स पार्शली और कम्प्लीटली ब्लॉक। ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये इसको पूरा ब्लॉक हो जाएगा, या तो हल्का सा खुला रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड आगे के पार्ट में पास नहीं हो पाएगा, यहीं से बैक हो जाएगा, यहाँ पे रुका रहेगा, जिसके ब्लड फ्लो हार्ट मसल्स बिकम डिक्रीज। इसमें हार्ट के जो मसल्स में ब्लड फ्लो है, ब्लड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ये कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम मायोकार्डियल इस्कीमिया भी बोलते हैं। उसके बाद हार्ट मसल्स आर डैमेज। जब ऑक्सीजन जितना रिक्वायर है हमारे हार्ट सेल्स को, उतना अगर मिल नहीं पाएगा तो क्या होगा कि हमारे जो हार्ट सेल्स है वो डैमेज होगा, उसके बाद डाई हो जाएगा, जिसको ही बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा हम देखते हैं। पहले हमारा नॉर्मल आर्टरी है, हेल्थी पर्सन कोई है, उसने ढेर सारा फैटी फूड लिया, फैटी फूड हो गया, फिजिकली एक्सरसाइज कम है, एक्टिविटी कम है, फास्ट फूड ज़्यादा यूज कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ये सब इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर या इसको हम रिस्क फैक्टर भी बोलेंगे। ठीक है, इटियोलॉजिकल फैक्टर या रिस्क फैक्टर इसको बोलेंगे। उसके बाद जो रिस्क फैक्टर की वजह से क्या होगा, एंथ्रोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन होगा। एंथ्रोस्क्लेरोसिस जब बनेगा तो वहाँ फैटी प्लेक डेवलप होगा इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी, जो बताएं हम। उसके बाद प्लेक बिकम डैमेज और रैप्चर, जो प्लेक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो डैमेज हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा प्रेशर की वजह से। जिसको मान लो हाइपर टेंशन है या ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा था, तो ब्लड ने ज़्यादा तेज से प्रेशर लगाया और वहाँ पर रप्चर या डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वहाँ क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। जब क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो हमारे जो कोरोनरी आर्टरी बिकम पार्शली और कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। जो हमारा क्लॉट बनेगा, जैसे ही ब्लड का लीकेज होगा तुरंत वहाँ पे क्लॉट बनेगा और वो क्या करेगा, वहाँ को कोरोनरी आर्टरी जो इसको ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक हो जाएगा तो जो ब्लड फ्लो हार्ट मसल्स के पास पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और हमारा हार्ट जो है डैमेज और डाई हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ डायग्राम देखते हैं कि कैसे हमारी आर्टरी दिखती है। ये हमारा हार्ट है, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये हमारा रहा कोरोनरी आर्टरी, डाइंग हार्ट मसल्स, इसके आगे सप्लाई नहीं हो पाया है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे देखो ब्लैक ब्लैक हमारे हार्ट सेल्स दिख रहे हैं। ये हमारा फैट का डिपोजिशन है, प्लेक का फॉर्मेशन है। जब ब्लड इसमें से तेज़ी से फ्लो करता है तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रप्चर आ जाता है और यहाँ से ब्लड बहने लगता है। जब ब्लड बहने लगेगा उसके बाद क्या होगा,
कि हमारे कोरोनरी आर्टरी को कंप्लीट ब्लॉक कर दे रहा है। ये ब्लड क्लॉट जो है और फैट मिलके कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे के पार्ट्स, हार्ट सेल्स के पार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो सेल्स हैं वो डाई और डैमेज होने लगते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमारा 4-5 टाइप का होता है। एक है जिसमें एंथ्रोस्क्लेरोसिस, प्लेग का टूटने की वजह से या इरोजन की वजह से जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। दूसरा है इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, जितना ऑक्सीजन की डिमांड थी उतना जो हमारा कोरोनरी आर्टरी या हार्ट सप्लाई नहीं कर पाता अपने सेल्स के पास, इस वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। तीसरा हमारा कार्डियक डेथ रिलेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो कार्डियक मसल्स से हमारे वो डेथ हो जाते हैं, किसकी वजह से, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद पीसीआई रिलेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पांचवा है सीएबीजी रिलेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर फोर्थ को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टाइप 4A MI PCI, इसमें क्या गया, जब हम इस केस में जब हम प्रोसीजर करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, उस पार्ट को में स्टेंट डालते हैं जहाँ पर कोरोनरी आर्टरी में प्लेग का फॉर्मेशन हुआ। जब डॉक्टर वहाँ पर प्रोसीजर करते हैं, उस प्रोसीजर के दौरान कोई दिक्कत आती है तो हार्ट अटैक आ गया, उसको 4A बोलते हैं। या स्टेंट डालने के बाद जो वहाँ पे अगर ब्लड क्लॉट हो गया, उस केस को टाइप 4B बोलते हैं। टाइप 4C में उसमें भी ब्लूम या कुछ दिक्कतें आ जाती हैं एंजियोप्लास्टी के बाद, तब इसको टाइप C बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक थी, आपको बस पता होना चाहिए कि कितने टाइप के होते हैं। आपसे ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, तो आपको बस टाइप पता होना चाहिए। पहला पता होना चाहिए कि इसमें प्लेग का इरोजन या उसको ब्रेक होने के बाद होता है, यही सिंपल चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। जब हमारे हार्ट मसल्स को, हार्ट सेल्स को काफ़ी लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो वहाँ के जो हार्ट सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे डेथ होने लगते हैं। उसके बाद इसे ही हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। अब इसका क्लिनिकल सिम्टम क्या होगा, जब हमको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम शुरू होगी तो उसमें क्या क्या सिम्टम शो होगा वो हम देखते हैं। कॉमन सिम्टम क्या होगा, सीवियर चेस्ट पेन और प्रेशर फील होगा। हमारे चेस्ट लेफ्ट साइड में जो चेस्ट होता है यहाँ पे, वहाँ पे एक प्रेशर लगेगा, कोई दबा के रखा हुआ है, और पेन होगा खूब तेज़ी से। ठीक है, पेन के साथ साथ डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। ठीक है, और जो हमारे पेन है वो चेस्ट से लेके पूरे आर्म तक जाएंगे, जॉ तक जाएंगे, शोल्डर तक जाएंगे, नेक तक जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट आर्म, शोल्डर, नेक पेन रेडिएट होगा जैसे एंजाइना के केस में हो रहा था। सांस फूलने लगेगा। ठीक है, पसीना इसमें भी आएगा। नाउजिया और वोमिटिंग जैसा फील हो सकता है, उल्टी जैसा फील हो सकता है। चक्कर आने लगेंगे। ठीक है, कमजोरी महसूस होगी, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगा, एंजाइटी, फियर। ठीक है, उसके बाद पेल या कोल्ड स्किन ठंडा हो जाएगा और हल्का हल्का पीना पड़ना शुरू हो जाएगा। सम पेशेंट स्पेशली पीपल विथ डायबिटीज में हैव माइल्ड और नो टिपिकल चेस्ट पेन, दिस इज कॉल्ड साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें ये बता रहा है कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है, जो पहले से डायबिटीज़ के मरीज हैं, उनमें दर्द महसूस, चेस्ट पेन पता नहीं चलता है, क्योंकि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं वो क्या करता है कि नर्व को इनसेंसिटिव बना देता है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट पेन को, दर्द को महसूस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनके केस में उनको चेस्ट पेन महसूस नहीं होती है, सिर्फ पसीना आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, चक्कर आ सकता है। तो उन केस में किसको क्या बोलते हैं हम, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या तो साइलेंट किलर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट।
कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, हार्ट अटैक को बिना दवा का यूज किए, लाइफ स्टाइल चेंज करके कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा स्मोकिंग करता है, टोबैको का यूज करता है, तो उसको रिड्यूस करके, कम करके मायोकार्डियल इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन अचानक से हार्ट अटैक नहीं होता है। पहले आपको एंजाइना का प्रॉब्लम होगा। जब आप उसको इग्नोर करते करते रहेंगे, लाइफ स्टाइल अपना चेंज नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे प्लेग बढ़ता चला जाएगा, एंथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। कुछ जब ये प्रॉब्लम लंबा टाइम तक ऐसे ही चलेगा, आप अपने दैनिक चर्या में, जीवन में कुछ सुधार नहीं लाएंगे, तब एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट होता है। इसको होने में टाइम लगता है, ये अचानक से नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आप स्मोकिंग को बंद कर सकते हैं, टोबैको का यूज का बंद कर सकते हैं, आपको एल्कोहल कम लेना है, हेल्थी बॉडी वेट मेंटेन करना है। हेल्थी बॉडी वेट तब मेंटेन रहेगा जब आप बाहर का फास्ट फूड और जंक फूड और ऐसे फूड्स या फूड्स बोलें सॉरी ऐसे फूड्स लेंगे जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक हो, तो हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, एंजाइना को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, हार्ट हेल्थी डाइट लेंगे, लेस सेचुरेटेड फैट लेंगे, ट्रांस फैट, साल्ट का यूज कम करेंगे, जो प्रोसेस या डीप फ्राई फूड है उनका यूज कम करेंगे। ईट मोर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमें फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स लेना है, होल ग्रेन्स लेना है, और रिक्वायर अमाउंट में हमें प्रोटीन का यूज करना है। ठीक है, डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एज एडवाइज बाई डॉक्टर। अगर हमको पता है कि एंजाइना का हमारे पास सिम्टम है, एंजाइना का हमें दिक्कत है, तो हमें हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, डॉक्टर के बताए गए अनुसार के हिसाब से स्ट्रेचिंग, योगा, यही सब करना है। ठीक है, उसके बाद है रिड्यूस स्ट्रेस एंड गेट एडिक्यूट स्लीप। हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सॉरी, और हमें कम से कम 6 से 8 घंटे का, 7 घंटे का स्लीप लेना है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल रिस्क फैक्टर। अगर हमको पहले से पता कि दिक्कत कुछ है, तो उस केस में हमें जो रिस्क वाले फैक्टर है उसको कम करना है। ब्लड प्रेशर है तो उसको मेंटेन करके रखना है। डायबिटीज़ के पेशेंट हम हैं तो हमें अपनी डायबिटीज़ क्या बोलते हैं, कंट्रोल करना है। कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारे पता है हमें कि हमारा जो ट्राइग्लिसराइड हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, तो उसको मैनेज करना है। रेगुलर मेडिकल चेकअप करना। अगर हमको इन तीनों में से कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी है, तो इनको मैनेज करके रखना है और अपना टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहना है, ताकि देखें और मॉनिटर कर सकें कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है कि कंट्रोल में है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कार्डियक रिहेबिलिटेशन। ठीक है, रिहेबिलिटेशन के नाम सुने होंगे आप, जो नशा वशा करते हैं या और तरह के काम करते हैं, उनको एक अलग तरीके से आइसोलेट करके उनको रखा जाता है और उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे यहाँ पे ए सुपरवाइज्ड कार्डियक रिहेबिलाइजेशन प्रोग्राम हेल्प टू पेशेंट सेफ्टली रिटर्न टू द नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्यूचर हार्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि कार्डियक रिहेबिलाइजेशन सेंटर में वहाँ पे जो सुपीरियर या सुपरवाइज कार्डियक या सुपीरियर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक प्रोग्राम चलाते हैं और नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं जो हमारे हार्ट के लिए बेनिफिट्स होता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे हार्ट का एक्सरसाइज कराया जाता है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बढ़िया होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। द मेडिसिन यूज डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड प्रिस्क्राइब बाय ए डॉक्टर। जब भी हम मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, ना कि कुछ भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करवा देंगे या सजेस्ट कर देंगे जो फार्मासिस्ट है। तो इनमें मेडिसिन का कौन कौन सा यूज होता है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, प्रिवेंट ब्लड फॉर्म एंड स्टिकिंग। ये क्या करते हैं, जो हमारे
प्लेटलेट्स हैं वो प्लेटलेट ही एक तरह से हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉट में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर हम इनको एंटी प्लेटलेट लेंगे तो प्लेटलेट की क्वांटिटी कम होगी, जो ब्लड को क्लॉट होने में मदद करते हैं वो कम जब होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। एंटी कोगुलेंट्स प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, ये भी क्या करते हैं कि जो ब्लड हमारा कोगुलेट होता है ताकि ब्लड फ्लो बाहर ब्लड बह ना जाए, उसको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है थ्रोम्बोलाइटिक, जो हमारा ब्लड क्लॉट हो चुका है, ब्लड जम चुका है, तो उसको क्या करते हैं, ये तोड़ते हैं, डिजॉल्व करते हैं। उसके बाद है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या करता है, ब्लड वेसल्स को पतला है तो जो आर्टरी जो आर्टरी अगर पतली है तो उसको ये क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं, या जो प्लेग जमा हुआ है तो थोड़ा और डायलेट कर देंगे तो ईजिली हमारा ब्लड पास हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स हैं जो रिड्यूस हार्ट वर्कलोड, जब हमारा हार्ट वर्कलोड कम होगा तो ऑक्सीजन ब्लड की डिमांड कम होगी, जिससे जो प्रॉब्लम है एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फेक्शन का वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स प्रोटेक्ट हेल्थ एंड कंट्रोल बीपी, ये भी क्या करते हैं, कार्डियक का जो हार्ट रेट है या उसका जो वर्कलोड है उसको भी ये कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिन्स रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारे जो आर्टरी में प्लेक का फॉर्मेशन हुआ है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसको ये बनने में कम करते हैं। उसके बाद है एनाल्जेसिक कंट्रोल सीवियर पेन, अगर ज़्यादा तेज़ी से पेन हो रहा है या और कोई दिक्कत हो रही है तो उस केस में डॉक्टर एनाल्जेसिक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिवैस्कुलराइजेशन, मेडिसिन अलोन में नॉट बी इनफ इन एक्यूट हार्ट अटैक। प्रीक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन PCI commonly called angioplasty with stent placement may be performed to reopen the blockage coronary artery। इसमें ये कहना चाह रहा है कि रिवैस्कुलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब मेडिसिन अकेले सफिशिएंट नहीं होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जहाँ पे ब्लड क्लॉट या प्लेक का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे एंजियोप्लास्टी के प्रोसेस से वहाँ पे स्टेंट पड़ता है, जो हमारी वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी पतली हो चुकी थी या ब्लड हमारा प्रॉपर जा नहीं पा रहा था इस पार से उस पार, वहाँ पे एक पाइप की तरह समझ लो कि ऐसे स्प्रिंग की तरह जब डाल देंगे तो ये क्या करेगा, हमारे आर्टरी को थोड़ा डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड हमारा सर्कुलेट होता रहेगा हार्ट मसल्स तक का, ठीक है। अब हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी इसको PDF में प्रोवाइड कराए हैं, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी से समझ में नहीं आती हो हिंदी में पढ़ के समझ सकें, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है, और हिंदी भी बच्चे पढ़ के समझ सकते हैं और जिनको इंग्लिश समझ में आती हो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आपको अगर कुछ दिक्कत कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे वीडियो में तो सजेस्ट